चलो इधर देखो, कहाँ तक हुआ था बोलो। चलो इधर ध्यान दो, पहले कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक पढ़ाए थे? प्रभावी प्रमाण संख्या हो गया था ना। अब इसके बाद जो है IUPAC चलो देखो, हेडिंग लिखो, उपसहसंयोजक यौगिकों में, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध सिद्धांत, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध सिद्धांत। केमिस्ट्री बुक है क्या किसी के पास? लियो, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध सिद्धांत। देखो देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कंपाउंड क्या है जानते हो ना, कितने टाइप के होते हैं ये भी पता है सबको, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया, ठीक। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी पता चल गया। प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया ना। और क्या पता चला? कोऑर्डिनेशन नंबर ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी पता चल गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो क्या, कि इनमें बंध कैसा बनता है ना। जैसे देखो, अगर याद हो ना तो केमिकल बॉन्डिंग में ना पढ़े थे ना, बहुत सारी थ्योरी थी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ना, उसके बाद ऑक्टेट रूल, उसमें भी पढ़े थे ना, ऑक्टेट रूल पढ़े थे ना। उसके बाद देखो आप एक थी VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोशिका क्या था, संयोजकता बंध सिद्धांत ना, याद है कि नहीं याद है? उसके बाद एक थ्योरी होती है VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ना, याद है कि नहीं? VBT के बाद एक पढ़े थे लास्ट में जो एडवांस लेवल पे, क्या, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें देखो अगर याद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग तरीके से पढ़े थे ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ना, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? उससे निकालते हैं ना कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो, मॉलिक्यूल के लिए, अणु के लिए, जैसे O2 N2 S2 C2 ना, उन सब का। तो वैसे ना कोऑर्डिनेशन में भी ना इसमें बॉन्ड अलग तरीके, उसमें देखो पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन, याद है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, है कि नहीं? उसके लिए क्या लिखते थे, स्टेरिक फैक्टर पहले निकालते थे, है कि नहीं। उसके बाद स्टेरिक फैक्टर को 2 से डिवाइड करते थे ना, नहीं स्टेरिक फैक्टर में 2 डिवाइड करने पे जो आता था वो स्टेरिक फैक्टर आता था ना, उसी के बेस पे बताते थे कि हाइब्रिडाइजेशन ये है, और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे क्या बताया, इसकी ज्योमेट्री ना, लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, ये सब चीज़ें ना। बोलो, अब वही चीज़ ना फिर से यहाँ रिवीजन होंगी, उसको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा सबको। बस यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वही जो यहाँ वहाँ पे स्टेरिक फैक्टर होता है, यहाँ पे वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब पढ़ते हैं, इसके मतलब कैसे बॉन्ड। अब देखो, देख तो लिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले बाहर आयन रहता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम रहता है, फिर ढेर सारे लिगेंड रहते हैं। अब लिगेंड कैसे बॉन्ड बनाते हैं ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है ना। हेडिंग क्या लिखे हो? हाँ, तो इसमें जो है तो उपसहसंयोजक यौगिक में कैसे बंध बनता है, इसमें वो थ्योरी फिर से आएगी, लेकिन इसमें एक नई थ्योरी आ गई जो सबसे पहले थी, वर्नर थ्योरी, ठीक है, वर्नर का सिद्धांत। यही तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यही पूछा भी जाता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो भी पढ़ना है। उसके बाद एक फिर आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है ना, वो भी पढ़ना है। लेकिन वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शायद UP बोर्ड में नहीं है ज़्यादा, शायद है ही नहीं क्या मेरे हिसाब से। 2 थ्योरी पढ़नी है, वर्नर की थ्योरी और VBT, ठीक है ना। उन्हीं 2 से काम चल जाएगा, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, उसकी पड़ती BSc वगैरह में। तो चलो लिखो, पहले क्या लिखोगे, वर्नर का सिद्धांत, पहले थ्योरी लिखो। चले एक काम करो, पहले थोड़ा सा लिख लो, इंट्रोडक्शन लिखो। उपसहसंयोजक यौगिकों में, हाँ उसी में लिखो, उपसहसंयोजक यौगिकों में
उपसंयोजक यौगिकों में सीएमए तथा लिगेंड के बीच क्या सीएमए तथा लिगेंड के बीच बंध को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन सिद्धांत थे? पहला सिद्धांत जो था वर्नर का सिद्धांत। पहला क्या लिखोगे? अच्छा दिख रहा ही नहीं, देखो पहले। वर्नर का सिद्धांत। दूसरा संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। तीसरा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है। चौथा जो होता है आणविक बंध सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है ना, ये होते हैं। तो ये चार इसमें पढ़ते हैं, एक एक करके सबको पढ़ना है। चलो हो गया ना। तो इसमें सबसे पहले लिखो ये वाला नाम क्या है इसका? वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत। ठीक है ना। चलो लिखो, इसमें लिखो अल्फ्रेड वर्नर ने, पूरा नाम अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में 1893 में कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया के आधार पर इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी के आधार पर लोहे का आयतन उपसंयोजक यौगिकों की की संरचना का निर्धारण किया। ठीक है ना। ठीक है। इसलिए अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है।
मतलब उपसंयोजक यौगिक का जनक, ठीक है ना। तो लिख लो फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, का जनक कहा जाता है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। यह सिद्धांत इस प्रकार है। तो इसके अगर आंतरिक त्रिज्या सिद्धांत देखो इसमें इसके बारे में थोड़ा सा ना देखो, मतलब क्या था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ना इनके पहले, मतलब अल्फ्रेड वर्नर के पहले, मतलब किसी और ने ना बॉन्डिंग के बारे में नहीं बताया था कुछ, मतलब कैसे बॉन्ड बनता है, कैसे ओवरलैपिंग होती है, जुड़ते कैसे हैं। मतलब ये तो पता था कि हाँ ये जुड़े हैं, लेकिन कैसे जुड़ते हैं, क्या चीज़ है इसके बीच में, संरचना कैसी होती है, कैसे बनते हैं, ये किसी ने नहीं बताया था। तो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, बताया था कुछ। वैसे बाद में बहुत सारी चीज़ें फेल हो गई उनकी, ठीक है, नई नई चीज़ें आई, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है सबसे पहले अगर बंध के बारे में कोई बताया था तो कौन थे वो, अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है ना। इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है ना, पहली बार दिए थे, मतलब पहली बार कोई काम करने वाले थे। और ये चीज़ ना मतलब कि वो काफ़ी दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया का ना ढेर सारा कई बार रिएक्शन करा के देखा था। तो देखा था उससे, मतलब देख करके उन्होंने उससे मतलब कुछ मतलब ज्ञात किया कि हाँ चीज़ ऐसे होता होगा, ऐसे बॉन्ड बनते होंगे, ठीक है ना। और थ्योरी लिखने के लिए वो पता है अल्फ्रेड वर्नर जो थे वो रात के 2 बजे, 1 या 2 बजे लगभग, 1:30-2 बजे रात से लिखना शुरू किए थे। और सुबह हो गई, उसके बाद फिर दोपहर, फिर शाम के 5 बज गए थे, बस ये केवल थ्योरी लिखने के लिए। और वो थ्योरी भी लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट कम ही लगे, हो सकता है नहीं 5 मिनट लगेगा, या 5 मिनट ज़्यादा लग सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे लिखते हो, कैसे बोलते हैं, ठीक है ना, कितना स्लो कितना फास्ट। तो 5-6 बातें थी जो लिखी गई, जो इनका सिद्धांत है। लेकिन वही 5-6 सिद्धांत लिखने के लिए सोचो उनको इतना टाइम लगा होगा, कितना, 2 बजे या 1 या 2 बजे। काफ़ी पहले देखे थे एमएससी की बुक में तो था, तो 2 या 1 बजे स्टार्ट किए थे, उसके बाद सुबह हो गई, फिर शाम को 5 बज गए, तब पूरा किए थे, सोच करके लिखे थे, ठीक है ना। वो सिद्धांत क्या है, तो लिखो पहला, नंबर 1, पहली बात जो बताई थी, लिखो पहला क्या बोले थे वो, उपसंयोजक यौगिकों में यह सिद्धांत इस प्रकार है, ठीक है। ऊपर डैश करके नीचे लिखो नंबर 1, या एरो बना के लिखो। पहले एरो में क्या लिखोगे, उपसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। उपसंयोजक यौगिकों में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। नंबर 1 प्राथमिक संयोजकता, नंबर 2 द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता और नंबर 2 क्या लिखोगे, द्वितीयक संयोजकता। तो 101 करो, 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब बराबर 101 माइनस 100, 101 का स्क्वायर प्लस 101 गुणे 100 हो गया। बोलो पहली बात क्या बताई थी उन्होंने कि संयोजकता कितने प्रकार की होती है। इनमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक को बोलते हैं प्राथमिक और दूसरे क्या बोलते हैं, द्वितीयक संयोजकता। ठीक, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट लिखो, प्राथमिक संयोजकता आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता लीगेंड द्वारा संतुष्ट होती है। तथा द्वितीयक संयोजकता लीगेंड द्वारा संतुष्ट होती है। देखो प्राथमिक संयोजकता किससे संतुष्ट होती है,
आयनों द्वारा, मतलब उसमें या तो धन है तो ऋण है। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो लिगेंड द्वारा संतुष्ट होती है। अब लिगेंड जानते हो, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखो, तीसरा लिखो, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है और द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती है। ऐसा लिखो जो ठीक लगे सेंटेंस। द्वितीयक संयोजकता आयनिक नहीं होती है। ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है, को बताती है। चलो जो लिखो जो समझ में आए। ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करती है जबकि द्वितीयक संयोजकता किसको व्यक्त करती है? समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उपसंयोजक संख्या भी बोलते हैं ना। जबकि द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या को व्यक्त करती है। हाँ, उपसंयोजक संख्या बोलो या फिर समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है ना। आगे लिखो, अगला पॉइंट क्या लिखोगे? प्राथमिक संयोजकता अदैसिक होती है। प्राथमिक संयोजकता अदैसिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता दैसिक होती है। प्राथमिक अदैसिक होती है, मतलब उसकी कोई दिशा नहीं होती है, जिधर चाहे उधर जुड़ जाए, ठीक है ना। लेकिन द्वितीय संयोजकता उसकी दिशा फिक्स होती है, जहाँ पे मतलब कि एक डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्राथमिक संयोजकता यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती। प्राथमिक संयोजकता यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती, जबकि द्वितीयक संयोजकता यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण करती है। यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण करती है। ठीक है, चलो कितने पॉइंट हो गए? 6। एक लास्ट लिख लो। देखो प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन, कटी लाइन, चलो लिखो, या बिंदु लाइन को बिंदु लाइन से व्यक्त करते हैं, जबकि द्वितीय संयोजकता को ये रेखा से व्यक्त करते हैं, बॉन्ड, मतलब चाहे जो बोलो, या ऐसे लिख लो पूर्ण लाइन से, ठीक है ना। पूर्ण लाइन से व्यक्त करते हैं। चलो यही थी 7 बातें, ठीक। कितना टाइम लगा वो लिखने में? 10 मिनट ना।
अब देखो कैसे पता चला उनको, इतनी बातें पता कैसे चली। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, उन्होंने क्या किया, पहले लिया एक COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का रिएक्शन करवाया अमोनिया से, ठीक है। तो अमोनिया पहले उन्होंने 1 लिया, कुछ नहीं बना, 2 लिया, कुछ भी नहीं बना। जब 3 लेके देखा, मतलब 3 अमोनिया जब उन्होंने लिया तो क्या बना, बन गया कुछ ऐसा, COCl3 NH3 का होल थ्राइस कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज्ड, ये मिल गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, इसको और बढ़ाया, कोबाल्ट क्लोराइड में उन्होंने क्या डाला, 3 की जगह 4 अमोनिया, कितना, 4 बढ़ा दिया। तो उन्होंने देखा क्या बन रहा था इधर, ये कोबाल्ट Cl2 NH3 का होल 4 और Cl, ये मिला फिर, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड में 1 अमोनिया 1 मोल और बढ़ा दिया, 5 मोल उन्होंने लेकर देखा, तो क्या मिला, COCl NH3 होल 5 Cl2, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, COCl3 में उन्होंने 6 अमोनिया लेके देखा। जब उन्होंने 6 अमोनिया लिया तो उन्हें मिला COCl3 NH3 का होल, अरे यार गड़बड़ कर दिए, Cl3 ये रहेगा, ठीक है। फिर उन्हें बढ़ा के देखा तो यही मिल रहा था। उन्होंने जब COCl3 की जगह 7 लेकर देखा तब भी ना यही मिला, क्या, NH3 का होल 6 Cl3 मिल रहा था। वो 1 अमोनिया किसी एक कोई काम नहीं यार, उसे पड़ा रहता था, वो उसे पड़ा था वो, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आई नहीं। 7 क्या कंपाउंड फिक्स रहता है ना। अब देखो इसमें क्या चीज़ बदला, कुछ बदल रहा है, एक चीज़ है जो बदल रहा है। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स इसकी ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे देखो चार्ज क्या है, 0, न्यूट्रल है। यहाँ पे देखो चार्ज क्या है, अगर Cl निकालेंगे तो इस पर आएगा प्लस ना, यहाँ पे अगर 2 Cl निकालेंगे कितना आएगा, +2, यहाँ पे 3 निकालेगा तो +3, और ये भी क्या है, +3। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक चीज़ है जो बदल रही है, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है बदल रहा था ना, लेकिन एक चीज़ जो बदल नहीं रही है, क्या, ये कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 336 246 516, ये 6 आगे 6 है। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 वैलेंसी होती है, एक ये वाली है जो बाहर है, जो आयोनाइजेबल है, जो जब चाहे Cl आए जब चाहे निकल जाए, ठीक है ना। एक है जो अंदर बैठा है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कभी नहीं चेंज होता, ठीक है ना, समझ आई नहीं है। और कैसे पता चला उनको कि इतने अलग अलग मिले हैं, तो देखो इसका एक्सपेरिमेंट करके पता, सबके कलर अलग अलग मिले इस पे, मतलब जो बनाया गया जिन्होंने ये सब, जब कैसे मतलब उनको पता चला कि ये मतलब ये Cl यहाँ 2 यहाँ 4 है, यहाँ 3 यहाँ 3 है, कैसे मालूम पड़ा। तो सब जब उन्होंने 3 से करवाया, इसका कलर कुछ अलग मिला। अब इसमें देखो कलर तो जो है मिलेगा नहीं, ये देखना पड़ेगा, कलर वगैरह पूछा नहीं जाता, बुक में देखो मिल जाएगा। इसका कलर दूसरा था, यहाँ पे कलर दूसरा था, यहाँ पे कलर दूसरा था, यहाँ पे कलर बाकी सब सेम कलर मिल रहा था। इसका मतलब उन्होंने पता किया कि आगे चल के सब एक जैसा बनेगा। कलर की वजह से पता चल रहा है कि यौगिक अलग अलग है, ठीक। जैसे कि 8 NH3 तो 8 नहीं 20 लगा दो, सब पड़ा रहेगा। इधर साइड क्या बनेगा, किधर साइड, यही बनेगा, वो पड़ा रहेगा, वैसे सब NH3 पड़ा रहेगा एक। अच्छा जी बताओ, मान लो अभी ना मार्केट गए, ठीक है ना, वहाँ से टाटा नमक लिया है पैकेट ना, और आलू लिया, मतलब 1 किलो बैगन, 2 किलो टमाटर। तो क्या जब सब्जी बनाओगे तो क्या नमक सब खत्म हो जाएगा, क्या करोगे फिर? हाँ, तो समझ लो इसे नमक पड़ा रह जाएगा ना, मतलब जितना लगता है 1 किलो 2 किलो सब जितना लगेगा, 2 चम्मच 4 चम्मच 10 चम्मच लगेगा, बाकी सब पड़ा रहेगा। तो वैसे बाकी चाहे जितना ले लो, अब नमक तुम चाहे जितना ले लो, सब्जी बस उतने बनेगी जितना आलू और बैगन रहेगा, और चीज़ मतलब जितना रहेगा ना उतने बनेगा ना, कि नमकवा ढेर लेने सब्जी ढेर हो जाएगी, बहुत सारी बन जाएगी। बोलो। क्या चीज़? हाँ तो वही तो मैं भी नहीं ले रहा हूँ आगे ना, पहले लेके देखा था थोड़ा, कोई मतलब नहीं कि इसलिए आगे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ?
समझ आई नहीं आया? तो अब देखो जब कोई रिएक्शन कराते हो तब फिक्स रहता है इतना जुड़ेगा ना। अब तुम ढेर सारे देखो किस लिए समीकरण को बैलेंस करते हैं, इसीलिए तो, ताकि सब चीज़ मतलब बराबर हो जाए। बैलेंस नहीं करोगे तो कुछ बच जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े थे ना केमिकल काइनेटिक्स में, इतने मोल के साथ इतने मोल खर्च होगा ना। अब तुम चाहे 10 मोल ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस पड़ा रहेगा वैसे। जब पहला वाला ख़त्म हो जाएगा दूसरा वाला कहाँ से चलेगा? ठीक है ना, समझ आई नहीं? चलो अब मान लो अब एक कुंटल नमक ले लिए, 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल जो है गेहूँ ले लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 कुंटल गेहूँ चावल ख़त्म होते ही नमक को 1 कुंटल ख़त्म हो जाएगा। 1 कुंटल नमक नहीं ख़त्म होता 1 कुंटल गेहूँ चावल के साथ ना। समझ आई नहीं आया? तो वैसा ही। और कैसे पता चला कि कंपाउंड अलग अलग थे? तो एक चीज़ और होती है, इनकी कंडक्टिविटी। देखो पढ़े थे ना, याद हो विद्युत रसायन में ना, कंडक्टिविटी जो किस पे डिपेंड कर, जितने ज़्यादा आयन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देखो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है ना। तो इसमें कितने आयन बन रहे हैं? एक भी नहीं। इसमें कोई आयन बन रहा है? इसमें देखो 2 आयन बन रहे हैं, एक Cl माइनस एक ये प्लस। इसमें 3 बनेंगे, 2 Cl माइनस 1 प्लस। इसमें 4 बन रहे हैं। तो मतलब है कंडक्टिविटी सबसे हाई किसकी होगी? इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। मतलब वो निकालोगे डाइपोल मोमेंट, जानते हो ना, E0 सेल। तो E0 सेल जब निकालोगे इसका ज़्यादा मिला, इसका कम, इसका कम, इसका एकदम कम। ठीक है ना। इससे पता चल रहा था उनको कि यौगिक जो है ना वो अलग अलग है, ये सब कलर की वजह से, कंडक्टिविटी की वजह से ना। कंडक्टिविटी वजह से पता चल गया कि यहाँ पे 3 Cl इसमें बना, इसमें 2 Cl बना, इसमें 1 Cl, इसमें 1 भी नहीं है। ठीक है ना। ठीक, तो यही है 2 टाइप, यही है 2 बैलेंसी। 2 बैलेंसी होती है, एक ऑक्सीजन स्टेट वाली, एक कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये फिक्स है, 6 सब में है, ये बदल रही है। और पहली तो क्या बोले थे, आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल होती है ना, बाहर हो जाती है। पानी में डालोगे Cl माइनस बाहर, इसमें 2 Cl माइनस बाहर, इसमें 3 Cl माइनस बाहर, ये ऐसे पड़ा रहेगा प्लस के रूप में, है ना। ये आयोनाइजेबल होती है। ये आयोनाइजेबल होगी क्या? ये आयोनाइजेबल होगी? नहीं होगी ना। बताया जब पानी में डालते हैं तो ये इतना ही जो बाहर रहते हैं वही टूट के अलग होता है, ये जनरली टूटता नहीं है। ठीक है ना। तोड़ सकते हो, अब जबरदस्ती हथौड़ा लेके पीटोगे तो टूटेगा ही हो। ठीक है ना। लेकिन वैसे आसानी से ब्रेक नहीं होता, मतलब जल अपघटन नहीं होता, जल अपघटन नहीं करवा सकते, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, समझ आई नहीं है? तो यही है वर्नर का सिद्धांत। ठीक, अब इससे क्या बता सकते हो? स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो देखो, बाकी तो पढ़े हो। देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ? 6 ना। अब बताओ जब स्टेरिक फैक्टर 6 निकालते थे उसका ज्यामिति क्या बनती थी? sp3d2, मतलब ऑक्टाहीड्रल ना, अष्टफलकी ना। तो अष्टफलकी कैसे बनाते थे बताओ? ऐसे, ऐसे ना, बोलो, ऐसे याद है ना। जिसका कोऑर्डिनेशन, जिसका स्टेरिक फैक्टर 6 आता था, यहाँ पे देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो स्टेरिक फैक्टर जब कितना 6 आता था तो उसमें ये बनाते थे, बीच में रखते थे सेंट्रल एटम को, यहाँ है देखो कोबाल्ट। फिर क्या रखते थे? जो भी रहते थे। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे 2 तरह के हैं। एक देखो ये अंदर वाले लिगेंड, एक बाहर वाले आयन। तो हम जो है अंदर वाले लिगेंड को पहले उनको सही जगह पर रखेंगे। क्यों? अभी भी पढ़े हो कि जो द्वितीय वैलेंसी होती है वो दैसिक होती है, वो उनको ऐसे नहीं जाए इधर घुमा दो उसको। ठीक है ना। तो दैसिक मतलब ये, मतलब जैसे क्या था, पहले वाला बनाओ 3 Cl है तो कहीं भी लगा दो Cl 1 2 ये 3 लगा दिए। 3 NH3 है तो मैं 3 NH3 लगा देता हूँ, बदल भी सकते हो। NH3 यहाँ पे है NH3। ठीक, अब ये बच्चा इसमें देखो Cl तो है नहीं, तो बन गया हमारा पहला वाला कंपाउंड बन गया। ठीक, दूसरा बनाते ये वाला, इसमें इसको मैं थोड़ा बड़ा या छोटा बना रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि सारी स्ट्रक्चर इसमें हो जाए। ऐसे करो, यहाँ पे देखो क्या है, कोबाल्ट। इसमें देखो Cl2 है तो Cl2 लगा दो कहीं पर, चाहे जहाँ। और उसके बाद 4 NH3 है, 4 NH3 लगा दो। पहले लिगेंड लगा दिए क्योंकि इनकी दिशा फिक्स होती है, ये दैसिक होते हैं, इसलिए इनको मैं एक डायसो लगा दिए। अब एक बचा Cl, तो ये बिना दिशा का होता है। और बताए थे जो द्वितीय संयोजकता होती है देखो बॉन्ड से दिखाते हैं, लाइन से। लेकिन ये वाला डॉटेड लाइन से चाहे जहाँ लगा दो, कोई दिशा उषा नहीं होती, तो कहीं भी ऐसे डाल दो, बन गया। ठीक है ना। चलो इसको बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं इसको ऐसे। अब तो समझ में आ गया होगा, बना लोगे ना इसको। ऐसे लगा दो तो इसमें देखो क्या है, एक Cl है कहीं लगा दो, बाकी NH3 5 है। एक NH3 यहाँ हो गया, एक NH3 यहाँ हो गया, एक NH3 यहाँ हो गया, एक यहाँ लगा दिए और 5 है, एक यहाँ लगा दिए। अब बाहर 2 Cl बैठा है, कहीं लगा दो, चाहे जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। यहाँ लगा दिए, एक हम यहाँ लगा दिए, बन गया।
बताओ, ऐसे भी कर सकते हो ना, कभी ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि जो पूछा जाएगा वो आगे पढ़ोगे, ठीक। लेकिन इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, समझ आई नहीं आया? तो नोट कर लो अगर करना हो तो, टाइम हो तो आगे बताएं। हाँ हाँ, एक अमोनिया नहीं ले सकते ना। अरे तो कंसंट्रेशन नहीं, वो एक अमोनिया नहीं मोल के हिसाब से लेते हैं। जैसे ये 1 मोल तौल करके, 1 मोल वो तौल सकते हो ना, ये 1 मोल है तो 3 मोल, क्योंकि 1 मोल के साथ ना 3 ही खर्च होगा। देखो 3 नहीं वो तो खर्च होगा, मतलब कुल मिला के 6 जाएंगे, या तो 3 मोल ही ले लो, या तो अगर 4 मोल तो 1 मोल इसमें बाहर निकल जाएगा। देखो ऐसे, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, मैंने रिएक्शन कराया, क्या बना? CO2। अब यहाँ पे हम 2 कार्बन ले लें तो क्या यहाँ 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा? जब तक ऑक्सीजन नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं बनेगा। क्यों? 1 मोल के साथ ऑक्सीजन 1 मोल खर्च होता है, जैसे बताए थे ना। 1 किलो आलू के साथ 1 चम्मच नमक खर्च होगा, 10 चम्मच नहीं खर्च होगा, ठीक है। ज़्यादा अगर डालोगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो बचेगा, ठीक है ना। और आलू अगर हम 15 किलो ले लें, नमक 1 चम्मच, तब भी नहीं बनेगा, आलू बचेगी, मतलब जो ज़्यादा वो बचेगा। तो ये रिएक्शन क्या बैलेंस है, इसीलिए बैलेंस करते हैं ना। तो 2 मोल कार्बन के साथ 2 मोल कार्बन लेंगे तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल बनेगा तो ऑक्सीजन भी 2 मोल खर्च होगा। तो ऑक्सीजन तो है नहीं, तो चाहे 2 लिखें, 2 यहाँ लिखें ना, बेकार है, वो बच जाएगा वो। हाँ, अगर यहाँ मान लो चलो 2 मोल तब भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 मोल के साथ 1 मोल खर्च होता है ना। अब यहाँ हम 2 मोल लेंगे तो 1 मोल बच जाएगा, वो खर्च होगा 1 ही। हाँ, अगर यहाँ भी ले लें 2 मोल, अब काम बन जाएगा, अब ये बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है ना। तो ऐसा हुआ था इसमें। और लैब में वो जो रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे मोल वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। अब लैब में प्रैक्टिकल करवाते नहीं, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल तो होता है, हम तो रोज़ ले जाते हैं। वहाँ बच्चे परेशान रहते हैं, लैब चलो, रोज़ कहेंगे लैब चलो, और जाते होते करते होते कुछ नहीं है, बस जाके जो रखा रहेगा इसको उधर करेंगे, इसको उधर करेंगे, बस गिराएंगे, तोड़ेंगे, ही करते हैं। इसलिए नहीं ले जाते, जिस दिन कम रहते उस दिन ले जाते लैब। नहीं, वहाँ तो है, बहुत सारे केमिकल हैं। अभी कुछ कम थे तो मंगवाए हैं, 32-33 केमिकल लिख के दिए थे। वहाँ तो ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करवाए थे। एक दिन लाफिंग गैस बनाए थे, सब वैसे हंस रहे थे, पता नहीं सही असर किया था वैसे नहीं। वही सोच रहे थे लाफिंग गैस बन, हंसो लाफिंग गैस बन, और वैसे हंस रहे थे। चलो इसको नोट कर लो। तो देखो इसमें वर्नर का सिद्धांत बस इतना ही पढ़ना है, बस ये सब चीज़ें नॉलेज के लिए हैं, बस जानते रहो मतलब ये थ्योरी बनी कैसे, उनके दिमाग में आई कैसे कैसे लिखे। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जो 5-7 जो नियम है बस वही याद रखना है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो आता है। अगर वर्नर का सिद्धांत पूछेगा तो उसमें से कम 3, 4, 5 पॉइंट जो है, कम से कम 5 पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। 5 पॉइंट याद रखो, बहुत आसान है। 2 प्रकार की वैलेंसी होती है, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक कैसे होती है? प्राथमिक आयोनाइजेबल होती है, आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ऑक्सीजन संख्या को व्यक्त करती है ना। और द्वितीयक क्या होती है? उसको बॉन्ड से दिखाते हैं, ठीक है ना। उद्देशिक होती है, लिगेंड द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को व्यक्त करती है। हो गया, समझ नहीं है? अब इसके बाद जो थ्योरी आएगी वो क्या है? BBT, ठीक। चलो BBT अब कल ही बताएंगे। हाँ, बना लो इसको। हाँ, ये सब बना लो यार, इसको अभी बनाना है, ये भी बनाना है, ये वाला भी, ये 7 वाला कोई लेना देना है नहीं।